हाय एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने ओवरऑल आर्किटेक्चर डायग्राम को हाई लेवल पर देखा था, लेकिन अब वक्त है इस आर्किटेक्चर के हर कंपोनेंट को प्रोडक्शन लेवल पर समझने का। इस कंप्लीट रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल में टोटल 5 मेजर कंपोनेंट्स काम करते हैं। सबसे पहले आता है AWS API गेटवे, जो हमारे सिस्टम का फ्रंट डोर है और सारी इनकमिंग ट्रैफिक्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद रिक्वेस्ट पहुंचती है सिंक्रोनस इंजेशन लैम्डा हैंडलर तक, जिसका काम रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना, सेफ्टी चेक्स परफॉर्म करना और इवेंट को क्यू में पब्लिश करना है। फिर आता है अमेजॉन एसक्यूएस, जो हमारे आर्किटेक्चर का शॉक एब्जॉर्बर है। ये सडन ट्रैफिक स्पाइक्स को एब्जॉर्ब करता है और बैकएंड सिस्टम्स को ओवरलोड होने से बचाता है। क्यू के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है एसिंक्रोनस कंज्यूमर लैम्डा के पास। यही कंपोनेंट एक्चुअल बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, डेटाबेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है और हैवी प्रोसेसिंग्स हैंडल करता है। और फाइनली आता है नोटिफिकेशन टीयर, जो सक्सेसफुल इवेंट्स को ईमेल नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स और डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स तक डिलीवर करता है। अगले कुछ मिनट्स में हम इन सभी कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे कि ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इनकी प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं और रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में इन्हें इस तरह डिज़ाइन क्यों किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्किटेक्चर के सबसे पहले कंपोनेंट से, AWS API गेटवे। जब भी कोई यूज़र वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट भेजता है, वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली बैकएंड सर्विस तक नहीं जाती। प्रोडक्शन ग्रेड आर्किटेक्चर में हमेशा एक कंट्रोल्ड एंट्री पॉइंट रखा जाता है, जो सारी इनकमिंग ट्रैफिक्स को हैंडल करे, सिक्योर करे और मॉनिटर करे। और हमारे आर्किटेक्चर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS API गेटवे निभाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो API गेटवे हमारे पूरे बैकएंड का फ्रंट डोर है। इंटरनेट से आने वाली हर रिक्वेस्ट सबसे पहले यहीं लैंड करती है। यही डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं, ट्रैफिक एक्सेप्टेबल है या नहीं, और रिक्वेस्ट को बैकएंड तक फॉरवर्ड करना चाहिए या वहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब सोचिए, अगर एपीआई गेटवे ही ना हो तो हर रिक्वेस्ट डायरेक्टली लैम्डा फंक्शंस तक पहुंच जाएगी। कोई सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा, मॉनिटरिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, सिक्योरिटी पॉलिसीज हर सर्विस में सेपरेटली इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। और अगर अचानक ट्रैफिक स्पाइक आ जाए तो बैकएंड सर्विसेज अननेसेसरली लोड फेस कर सकती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एपीआई गेटवे आर्किटेक्चर के बिल्कुल एज पर डिप्लॉय किया जाता है। अब देखते हैं कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम इस फ्रंट डोर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले कंसर्न होता है ट्रैफिक प्रोटेक्शन। मान लीजिए फ्लैश सेल लॉन्च हुई या किसी मार्केटिंग कैंपेन की वजह से अचानक लाखों यूजर्स सिस्टम पर आ गए, या फिर कोई मैलिशियस एक्टर कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है। ऐसे सिनेरियोज में एपीआई गेटवे का थ्रॉटलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। अकाउंट लेवल पर हम अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड की सॉफ्ट लिमिट मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पूरा एपीआई इकोसिस्टम एक कंट्रोल्ड रेट पर ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हर एंड पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ एपीआई ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशंस करती हैं, इसलिए हम पर मेथड थ्रॉटलिंग भी कॉन्फ़िगर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी स्पेसिफिक एंड पॉइंट पर 2000 रिक्वेस्ट पर सेकंड की लिमिट लगाई जा सकती है, ताकि एक सिंगल एपीआई पूरे सिस्टम के रिसोर्सेज कंज्यूम ना कर ले। साथ ही हम बर्स्ट कैपेसिटी भी कॉन्फ़िगर करते हैं। मान लीजिए नॉर्मली ट्रैफिक स्टेबल चल रहा था और अचानक कुछ सेकंड्स के लिए बहुत बड़ा स्पाइक आ गया। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रिजेक्टिंग दोज रिक्वेस्ट, एपीआई गेटवे टेम्पररी बर्स्ट ट्रैफिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे एग्जाम्पल आर्किटेक्चर में रफली 5000 रिक्वेस्ट पर सेकंड तक का बर्स्ट हैंडल किया जा सकता है। इससे यूज़र एक्सपीरियंस स्मूथ रहता है और बैकएंड को सडन शॉक नहीं मिलता। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद आता है सिक्योरिटी बाउंड्री। हमारा फ्रंट एंड ब्राउज़र में चल रहा है और बैक एंड AWS क्लाउड में। ब्राउज़र सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की वजह से हर वेबसाइट हर एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकती। इसलिए हम कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है कि डेवलपर्स वाइल्ड कार्ड यूज़ कर देते हैं और किसी भी डोमेन को एपीआई एक्सेस करने देते हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये अप्रोच अवॉइड की जाती है। इस आर्किटेक्चर में सिर्फ ट्रस्टेड डोमेन्स को अलाउ लिस्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड मेथड जैसे गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट परमिट किए जाते हैं। रिक्वायर्ड हेडर्स एक्सप्लिसिटली डिफाइन किए जाते हैं और ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल सिक्योरली पास किए जाते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सिर्फ ऑथराइज्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशन ही बैक एंड एपीआई से कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब ट्रैफिक सिक्योर भी है और कंट्रोल्ड भी।
लेकिन अगर प्रोडक्शन में कोई इशू आ जाए, तो हमें पता कैसे चलेगा? इसलिए नेक्स्ट लेयर है ऑब्जर्वेबिलिटी। एपीआई गेटवे हर रिक्वेस्ट का मेटा डेटा क्लाउड वॉच लॉग्स और मैट्रिक्स को भेजता है। इस मॉनिटरिंग के थ्रू हम रिक्वेस्ट वॉल्यूम, लेटेंसी, एरर रेट्स और रिस्पॉन्स स्टेटस पैटर्न्स को कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी एंड पॉइंट पर लेटेंसी सडनली इंक्रीज हो जाए या 500 एरर स्पाइक होने लगे, तो ऑपरेशंस टीम्स को इमीडिएटली विजिबिलिटी मिल जाती है और इशू को क्विकली इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। स्टोरेज कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए लॉग्स के लिए रिटेंशन पॉलिसी कॉन्फ़िगर की जाती है, ताकि पुराने रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एपीआई गेटवे सिर्फ रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग सर्विस नहीं है, ये हमारे आर्किटेक्चर का सिक्योरिटी गार्ड, ट्रैफिक कंट्रोलर, मॉनिटरिंग हब और सेंट्रलाइज्ड एंट्री पॉइंट है। और जब एपीआई गेटवे रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली वैलिडेट और एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो रिक्वेस्ट हमारे अगले कंपोनेंट सिंक्रोनस इंजेशन लैम्डा हैंडलर को फॉरवर्ड कर देता है, जहां एक्चुअल बिजनेस वर्कफ्लो शुरू होता है। एपीआई गेटवे से जैसे ही रिक्वेस्ट पास होती है, वो हिट करती है हमारे कोर इंजेस्टर को, जो कि है हमारा सिंक्रोनस इंजेशन लैम्डा हैंडलर। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इस लैम्डा का रिसोर्स एलोकेशन एकदम ऑप्टिमाइज्ड रखा जाता है, ताकि मिनिमम कंप्यूट कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोसेसिंग स्पीड मिले। इस फाइन ट्यूनिंग की वजह से इस हैंडलर का लेटेंसी 150 मिलीसेकंड से भी कम निकल कर आता है, और इसका सोल फोकस है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूशन। अब हम लैम्डा के हैंडलर की एग्जैक्ट कोर कोड फ्लो को समझते हैं। जब एक रिक्वेस्ट पाइपलाइन के अंदर एंटर करती है, तो ये कोड सीक्वेंस से गुजरती है। फेज ए होता है रिक्वेस्ट बॉडी का स्कीमा चेक, ताकि कोई मेलफॉर्म डेटा डेटाबेस टीयर तक ना पहुंचे। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चेक, आइडेम्पोटेंसी वैलिडेशन। लैम्डा डेटाबेस और क्रैशे से चेक करता है कि क्या ये यूनिक रिक्वेस्ट आईडी पहले भी आ चुकी है। अगर हाँ, तो यह आगे का कोई भी प्रोसेस या एक्सपेंसिव ऑपरेशन रन नहीं करेगा। वही पुराना कैशे रिस्पॉन्स क्लाइंट को दे देगा। इससे डुप्लीकेट पेमेंट्स या डबल ऑर्डर्स के खतरे ज़ीरो हो जाते हैं। इसके साथ ही रेट लिमिटिंग फ्लैग्स चेक होते हैं टू प्रिवेंट एपीआई स्पैमिंग। अब काम है इस इवेंट मैसेज को एसक्यूएस क्यू में पुश करना। बट व्हाट इफ नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से क्यू पब्लिश फेल हो जाए? हम यहाँ हैंडलर में एक फेल सेफ मैकेनिज्म चलाते हैं, 3 टाइम्स रिट्राई लूप विद एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। अगर 3 रिट्राइज के बाद भी क्यू अनरीचेबल है, तभी और सिर्फ तभी सिस्टम एक 503 सर्विस अनअवेलेबल रिटर्न करेगा। अगर एसक्यूएस पब्लिश सही तरीके से चल जाता है, तो हम इस सक्सेस रिस्पॉन्स को आइडेम्पोटेंसी रजिस्ट्री में अपडेट करते हैं और क्लाइंट को तुरंत 202 एक्सेप्टेड रिटर्न कर देते हैं। ये पूरा वर्कफ्लो लैम्डा सिर्फ 50 से 100 मिलीसेकंड के अंदर कंप्यूट कर देता है। इसका कंकरेंट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी 1000 पैरेलल रिक्वेस्ट तक ऑटोमेटिक स्केल कर सकता है। अब एसक्यूएस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा थ्रूपुट और मैसेज लाइफ साइकिल। यहाँ हमने स्टैंडर्ड क्यू चूज़ किया है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और कॉमन क्वेश्चन आता है, हमने स्टैंडर्ड क्यू क्यों ली, फीफो क्यों नहीं ली? क्योंकि फीफो क्यू तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन काम करती है और एक मैसेज को सिर्फ एक ही बार प्रोसेस करती है। तो इसका सीधा सा इंजीनियरिंग जवाब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। फीफो क्यू हम तब यूज़ करते हैं जहाँ सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, जैसे एक सिंगल बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन। अगर आपने पहले 100 डिपॉजिट किया है और फिर 50 विड्रॉ किए, तो बैंक को इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस का हिसाब बिगड़ जाएगा। लेकिन लाइन बाय लाइन काम करने की वजह से फीफो पर ट्रैफिक हैंडल करने की एक लिमिट होती है। स्टैंडर्ड क्यू हम ई कॉमर्स ऑर्डर प्लेसिंग जैसे हाई वॉल्यूम सिनेरियो में यूज़ करते हैं। मान लो फ्लैश सेल में यूज़र ए ने एक फ़ोन खरीदा, यूज़र बी ने एक लैपटॉप ऑर्डर किया। अब इन दोनों ऑर्डर्स को आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर यूज़र बी का ऑर्डर पहले प्रोसेस हो जाए और यूज़र ए का 1 मिली सेकंड बाद, तो भी बिजनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्यू हमें वर्चुअली अनलिमिटेड स्केलिंग देती है, जिससे हम बिना किसी लैग के लाखों ऑर्डर्स एक साथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से कोई एक ऑर्डर मैसेज गलती से 2 बार भी आ जाए, तो हमारी प्रोसेसिंग लेयर पर जो आइडेम्पोटेंसी चेक लगा है, वो उसे पहले ही हैंडल कर लेता है। स्केलिंग हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, इसलिए स्टैंडर्ड क्यू यहाँ सबसे बेस्ट फिट है। साथ ही सिस्टम के हेल्थ पर लाइव नज़र रखने के लिए हम क्लाउड वॉच मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। ये हमें रियल टाइम में बताता रहता है
कि क्यू में कितना बैकलॉग जमा हो रहा है, मैसेज कितना पुराना है और कंज्यूमर के चलते हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग का सक्सेस रेट क्या चल रहा है। इन शॉर्ट, ये क्यू सिर्फ मैसेज पास नहीं करता, ये सिस्टम को स्टेबल, सिक्योर और अनब्रेकेबल बनाता है। अब चलते हैं हमारे आर्किटेक्चर के सबसे हैवी ड्यूटी कंपोनेंट पर, जो कि है हमारा एसिंक्रोनस कंज्यूमर लैम्ब्डा। ये बैकएंड का असली हैवी लिफ्टर है। जब यूज़र को 202 एक्सेप्टेड मिल जाता है और वो फ्री हो जाता है, तब ये कंपोनेंट पीछे बैकग्राउंड में सारा मेन प्रोसेसिंग का काम शुरू करता है। अब इस एसिंक्रोनस लेयर को स्केल करने के लिए हम इसके कंप्यूट पैरामीटर्स और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ध्यान से कॉन्फ़िगर करते हैं। क्योंकि इस लेयर को हैवी डेटाबेस ऑपरेशंस और डीप कंप्यूटेशनल लॉजिक चलाने होते हैं, इसलिए इसका रिसोर्स एलोकेशन उस हिसाब से दिया जाता है जिससे मेमोरी और प्रोसेसिंग लिमिट्स अप टू मार्क रहें और कोई कॉम्प्लेक्स डेटाबेस ऑपरेशन बीच में चोक ना हो। साथ ही हम यहाँ रिजर्व्ड कंकरेंसी यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब हमने एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड सेट किया है कि एक बार में मैक्सिमम कितने कंज्यूमर्स पैरेलल चलेंगे। ये कैपेबिलिटी हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा एसिंक्रोनस कंप्यूट अचानक इतना ज़्यादा ना स्केल हो जाए कि पीछे चल रहे डेटाबेस कनेक्शंस को एग्जॉस्ट कर दे और उसे ओवरलोड कर दे। पीछे डेटाबेस से सेफ कनेक्शन बनाने के लिए ये हैंडलर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के थ्रू होस्ट एंडपॉइंट्स, पोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस और इंक्रिप्शन कीज़ को डायनेमिकली पिक करता है। अब आते हैं इसके एक्चुअल रन टाइम फ्रेमवर्क पर। जब ये कंज्यूमर क्यू से मैसेजेस का एक बैच उठाता है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करता है। पहला होता है ट्रांजैक्शन स्टार्ट और आइडेंटिटी सेफ्टी। हर मैसेज पर काम शुरू करते ही ये सबसे पहले डेटाबेस में एक ऐसे ट्रांजैक्शन ओपन करता है। इसके तुरंत बाद एक आइडेंटिटी चेक होता है। डेटाबेस टेबल से वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये यूनिक मैसेज आईडी गलती से पहले ही प्रोसेस तो नहीं हो चुकी है। अगर हाँ, तो ट्रांजैक्शन को रोल बैक करके मैसेज को क्यू से डिलीट कर दिया जाता है, ताकि डबल प्रोसेसिंग का सवाल ही पैदा ना हो। इसके बाद मैसेज पेलोड को पास किया जाता है। रिक्वेस्ट के एक्शन टाइप के बेसिस पर, चाहे अकाउंट क्रिएट करना हो या प्रोफाइल अपडेट करनी हो, स्पेसिफिक कोर बिजनेस फंक्शंस को इन्वोक किया जाता है। अगर सब कुछ सही तरीके से चल जाता है, तो सिस्टम इसे रजिस्ट्री में प्रोसेस्ड मार्क कर देता है। डाउनस्ट्रीम कम्युनिकेशन के लिए सक्सेस इवेंट्स इमिट करता है और आखिर में डेटाबेस ट्रांजैक्शन को कमिट कर देता है। कमिट सक्सेसफुली होते ही मैसेज को मेन क्यू से परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है और डैशबोर्ड पर मैट्रिक्स लाइव अपडेट हो जाते हैं। इन शॉर्ट, हमारा कंज्यूमर लैम्ब्डा इस तरह से डिज़ाइन है कि चाहे डेटाबेस कितना भी हैवी रिसोर्स यूज़ करे, सिस्टम का ज़ीरो डेटा लॉस और टोटल ट्रांजैक्शन एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन्ड रहती है। और फाइनली आती है हमारी लेयर नोटिफिकेशन टियर, जो बिल्कुल इवेंट ड्रिवन और डीकपल्ड है। जैसे ही डेटाबेस में एंट्री सक्सेसफुली सेव हो जाती है, कंज्यूमर एक सक्सेस इवेंट एमिट करता है अमेज़न इवेंट ब्रिज पर। इवेंट ब्रिज एक सेंट्रल इवेंट बस है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका कोर डेटाबेस और आपका नोटिफिकेशन सिस्टम आपस में टाइटली कपल्ड नहीं है। कल को अगर नोटिफिकेशन सिस्टम डाउन भी हो जाए, तो भी यूज़र का ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड होता रहेगा। इवेंट ब्रिज इस नोटिफिकेशन अलर्ट को स्मूथली आगे राउट कर देता है। फाइनली हमारा नोटिफिकेशन लैम्बडा डायनामिक ईमेल टेम्पलेट को उठाता है, यूज़र का डेटा फिल करता है और AWS SES या SNS के थ्रू यूज़र के इनबॉक्स में फाइनल कंफर्मेशन मेल और ट्रैकिंग लिंक्स डिलीवर कर देता है। इन शॉर्ट गाइस, कंपोनेंट 5 हमारे आर्किटेक्चरल डीप डाइव को कंप्लीट करता है। एक परफेक्ट बैकएंड डेवलपर हमेशा साइड इफेक्ट्स जैसे मेल, SMS या एनालिटिक्स ट्रैकिंग को इवेंट स्ट्रीम्स के पीछे आइसोलेट करता है। इस एसिंग फैन आउट फ्रेमवर्क की वजह से हमारा कोर इंजन प्रोटेक्टेड रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आर्किटेक्चर डीप डाइव कंप्लीट होता है। आज हमने सिर्फ AWS सर्विसेज के नाम नहीं देखे, बल्कि एक रियल प्रोडक्शन ग्रेड रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल को एंड टू एंड समझा। अगर आप सिर्फ AWS सर्विसेज नहीं, बल्कि उनके पीछे की इंजीनियरिंग सोच भी समझना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।